Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कुलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं एज यू नो दैट। आज अपन कुलाम्स लॉ पे 5th क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था जो एक क्वेश्चन के तौर पे अपन ने लिया था। आज उसी क्वेश्चंस को या उसी डेरिवेशन को अपन क्या करते हैं, दोहराते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम। कल मैंने हर एक बॉल का मास m ग्राम माना था। आज मैंने क्या किया, m की वैल्यू कुछ और रखी है और वो कितनी है, 200 ग्राम है। ठीक है, m की वैल्यू आपको 200 ग्राम दे रखी है। आर हंग फ्रॉम ए पॉइंट बाई 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स, लटकी हुई है 2 इंसुलेटिंग थ्रेड से। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। दोनों इंसुलेटिंग जो थ्रेड्स है उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। दोनों की लेंथ इक्वल है, 40 सेंटीमीटर है। द 2 बॉल्स आर इक्वली चार्ज। दोनों बॉल क्या है, इक्वली चार्ज है। दोनों को चार्ज दिया गया है वो भी सेम अमाउंट का। ठीक है, दोनों इक्वली चार्ज है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 बॉल के बीच की डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर। और कल अपन ने 2 बॉल के बीच की डिस्टेंस को अपन ने r से डिनोट किया था। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, r की वैल्यू रखी है। क्या रखी है, 4 सेंटीमीटर। और थ्रेड्स की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट। अब इस नॉर्मल स्टेट का मतलब मैंने आपको कल बताया था। नॉर्मल स्टेट का मतलब क्या होता है कि दोनों बॉल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। उनकी स्टेट कैसी है, इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि दोनों बॉल पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तभी तो वो कौन सी कंडीशन में होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। नेट फोर्स 0 होने का मतलब यही होता है। तो नेट फोर्स कितना है उनके ऊपर, 0 है, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल। दोनों बॉल पे चार्ज अपन को फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाया था उसी डेरिवेशन के बेस पे आज ये अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे आपको ही करना है, मैं आपको केवल आज हिंट दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओगे, सॉल्यूशन करोगे तो इसका डायग्राम बनाओगे आप पहले। सॉल्यूशन आपको ये वाला क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना है, क्योंकि क्यों का जो फॉर्मूला आया था उसके बेस पे नहीं करना आपको, यह आपको शुरू से करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, फिर जो टेंशन के कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, उनको साथ में लेके जो क्यू का फॉर्मूला आएगा उसके बाद में आप क्या करोगे, क्यू के फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुटअप करोगे। उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ऐसे एक स्टैंड बनाया। ठीक है, इस स्टैंड पर अपन ने एक कॉमन पॉइंट कंसीडर किया और इस कॉमन पॉइंट पर दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स है और इन इंसुलेटिंग थ्रेड्स के ऊपर क्या, बॉल लटकी हुई है। ठीक है, दोनों इक्वली चार्ज है तो ये भी स्मॉल क्यू हो जाएगा, ये भी स्मॉल क्यू हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मास भी कितना है, 200 ग्राम है। 200 ग्राम है तो आपकी बार मास दे रखा है, तो मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और r कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि जब ये बॉल थ्रेड्स के ऊपर लटकी हुई है तो ये थ्रेड्स में क्या जनरेट करेगी, एक टेंशन जनरेट करेगी। तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से सेंटर पॉइंट से इसको आगे की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ऐसे। तो t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। कितना आएगा, t cos थीटा, और इधर क्या आएगा, t sin थीटा आएगा। ऐसे आपको करना है ये न्यूमेरिकल। उसके बाद में इधर क्या आएगा, t cos थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा, t sin थीटा आएगा। ठीक है, अब बॉल है, बॉल का मास है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, mg लगेगा। इधर भी क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है,
दोनों बॉल इक्वली चार्ज है और दोनों बॉल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये बॉल इसको रिपल करेगी तो ये बॉल इसको रिपल करेगी, तो इस तरफ क्या होगा, एक फोर्स आएगा F, और ये भी क्या आएगा, एक फोर्स यहाँ पे F आएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि दोनों बॉल पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कल पढ़ाया मैंने आपको ये, तो F नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही बॉल कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है। तो आप एज ए डेरिवेशन करोगे, उसके बाद में जो Q का फॉर्मूला आएगा, उस Q के फॉर्मूले में आप क्या करोगे, M की वैल्यू, R की वैल्यू, L की वैल्यू पुटअप कर दोगे। अब यहाँ पे रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे केस में जो थीटा होगा वो स्मॉल होगा। अब वह थीटा स्मॉल कब होता है, जब थ्रेड्स की लेंथ दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो थ्रेड्स की लेंथ आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L की वैल्यू R के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो R के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो इफ़ मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि अगर L की वैल्यू R से क्या हो, ज़्यादा हो, तो R की वैल्यू L की कंपैरिजन में बहुत कम है, या फिर ऐसे बोल दो कि L की वैल्यू R की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो आप थीटा को क्या मानोगे, स्मॉल मानोगे। थीटा को आप क्या मानोगे, स्मॉल मानोगे। और टेन थीटा इक्वल होगा किसके, साइन थीटा के। और साइन थीटा यहाँ से आप कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा था कि आप एक ट्राइंगल ये पकड़ लेना, तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ का परपेंडिकुलर कितना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बात याद रखना कि जो सेंटीमीटर है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.40 मीटर लिख सकता हूँ, और 4 सेंटीमीटर को 0.04 मीटर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे ये पूरा R है तो ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और हाइपोटेनिस कितना है, L है। अब R की वैल्यू कितनी होगी, 0.04 अपॉन 2 इंटू L की वैल्यू कितनी होगी, 0.40। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद में जो आपका लास्ट में जो Q का फॉर्मूला आएगा वो कुछ भी आता है mg² साइन थीटा अपॉन k, उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू पुटअप कर दोगे। m का मतलब मास है। अब मास यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। मास कितना दे रखा है आपको, 200 ग्राम। कितना है, 200 ग्राम दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे। तो यहाँ से अगर आप मास को किलोग्राम में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, 1000 का डिवाइड कर दोगे। 1000 का डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा, 0.2 kg आ जाएगा। 1000 का डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा, मास 0.2 kg आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि फॉर्मूले में आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उनकी ऐसा यूनिट रखनी है आपको। तो मास को रखोगे केजी में, ठीक है, एल को और आर को रखोगे मीटर में, ठीक है, और के की वैल्यू तो मीटर में होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आप क्या कर सकते हो, दोनों बॉल पे चार्ज का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो 6 क्वेश्चन है उसको आप रीड करें। इसमें आपको क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, एक की वैल्यू है 9e और दूसरी की वैल्यू है 4e, ठीक है। आर एट डिस्टेंस स्मॉल आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r दे रखी है। अब पूछा है वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम।
थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखे, थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखे कि ये थर्ड चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। ये आपको दे रखा है, ये थर्ड चार्ज कौन सी स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो इस थर्ड चार्ज को अपन कहाँ रखे, यह आपको पूछा है। दो आपको पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, एक दे रखा है 9e, दूसरा दे रखा है 4e। थर्ड चार्ज स्मॉल q है, इस थर्ड चार्ज स्मॉल q को कहाँ रखे, इन दो के बीच में रखे, या फिर 9e के लेफ्ट साइड में रखे, या 4e के राइट साइड में रखे। कहाँ रखे कि ये थर्ड चार्ज कौन सी स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अब इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि इस थर्ड चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 0। क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चंस में भी ये स्टडी की है कि बॉल नॉर्मल स्टेट में थी। अब बॉल नॉर्मल स्टेट में होने का मतलब क्या था कि उस बॉल पर जो लगने वाला नेट फोर्स था वो कितना था, 0 था। क्यों था, क्योंकि अपन को पता है कि जो बॉल थी, जो थ्रेड से लटकी हुई थी, उस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि ऊपर की तरफ टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कोस थीटा। तो टी कोस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। तो टी कोस थीटा हो गया किसके इक्वल, mg के इक्वल हो गया। वैसे ही उस बॉल पर जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स था उसको बैलेंस कौन कर रहा था, टी साइन थीटा, जिसको अपन बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का। ठीक है, तो कहने का मतलब उस बॉल पर 4 फोर्स लग रहे थे। कितने फोर्स लग रहे थे, 4 फोर्स, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं। लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इसका मतलब वह बॉल कौन सी स्टेट में थी, नॉर्मल स्टेट में थी। आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कब कहलाता है, उसको अपन न्यूट्रल कब कहते हैं, न्यूट्रल अपन तब कहते हैं जब उस पर टोटल चार्ज कितना हो, 0 हो। न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज कितना हो, 0। इसका मतलब थोड़ी उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्जेस तो है, लेकिन चार्जेस का अमाउंट कितना है, 0 है। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना कार्य करता है, 0 काम करता है। कितना, 0। ठीक है, तो वैसे ही अपन को यहाँ पर जो स्मॉल q चार्ज रखना है उसको उस जगह पे रखना है कि उस स्मॉल q चार्ज पर टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो। कितना हो, 0 हो। इसका मतलब इसके द्वारा और इस चार्ज के द्वारा 9e और 4e चार्ज के द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो। 9e 4e द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स इस स्मॉल q चार्ज पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी ये स्मॉल q चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो फोर्स 9e लगाएगा स्मॉल q पे, वही फोर्स 4e लगाएगा स्मॉल q पे, तभी तो ये स्मॉल q क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। कहने का मतलब अगर 9e जैसे F1 फोर्स लगा, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये 9e इस स्मॉल q चार्ज पे, तो 10 न्यूटन का फोर्स 4e भी लगाना चाहिए इस स्मॉल q चार्ज पे, तभी स्मॉल q चार्ज कौन से स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उनका अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों पॉइंट चार्ज किसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस स्मॉल q चार्ज पे, और कितना लगाएंगे, सेम अमाउंट का। कितना, सेम अमाउंट का। तभी तो ये चार्ज क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। नहीं तो ये चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन अपन को इस स्मॉल q चार्ज को क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको एक डायग्राम से शो करते हैं। जैसे ये है एक 9e चार्ज। अब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है 9e। ठीक है, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, 4e। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग होगी वो ऐसे हो जाएगी। पता आपको ये बात, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के एलोंग लगता है। क्या होता है, एलोंग लगता है। पता आपको ये। अब 9e 4e लिख दिया। अब कहा है कि इस स्मॉल q चार्ज को अपन कहाँ रखें कि ये स्मॉल q चार्ज कौन से स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अब इस स्मॉल q चार्ज को रखने के अलग अलग स्टेट हो सकते हैं। यहाँ भी रख सकते हैं,
यहाँ भी रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे रखते हो, माना कि आपने स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा, स्मॉल क्यू चार्ज को आपने यहाँ पे रखा, तो ये 9e वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये 4e वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर ये 9e इस स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि 9e पॉजिटिव है और क्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा ऐसे, जैसे इसको मान लिया मैंने F1। अब ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। किस तरफ रिपल करेगा? ऐसे ही रिपल करेगा। तो इस तरफ हो गया, ये F2 हो गया। अब क्या इस स्मॉल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? F नेट इज इक्वल टू कितना आएगा? F1 प्लस F2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस चार्ज को आप नहीं प्लेस कर सकते। अगर यहाँ पर आप प्लेस करते हो तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। उनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ में? जैसे एक बॉल थी ना, इस बॉल के नीचे कौन सा फोर्स था? mg। ऊपर कौन था? T कोस थीटा। अब ये नॉर्मल स्टेट में कब हो सकती है? जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। तब ये कभी भी मूव नहीं कर पाएगी, ना तो ऊपर जा पाएगी ना नीचे जा पाएगी। वैसे ही ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो एक जैसी है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकता। यहाँ पे ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे तो आप इस चार्ज को नहीं प्लेस कर सकते। अब इसको कहाँ प्लेस करें अपन? अब इसको अपन कहाँ प्लेस करें? यहाँ पे तो नहीं प्लेस कर सकते अपन, इसको यहाँ पे रख नहीं सकते। अगर आप इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हो, यहाँ पे प्लेस करते हो, तब देखो ये क्या, ये चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकता है क्या? तो 4e इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा। ऐसे F1 लिख दिया। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ऐसे ही इस तरीके से कितना लगाएगा? F2 लगाएगा। अब यहाँ पर भी आप क्या देख पा रहे हो कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। यहाँ पर भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकता। इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। ये चार्ज इस तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अपन को तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्यू चार्ज को अपन कहाँ रखें कि कौन सी स्टेट में हो? इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो आप इस चार्ज को यहाँ भी नहीं रख सकते। तो अब इसको अपन कहाँ रखें? दो पोजीशन तो अपन देख ली, एक यहाँ पे देखी, एक यहाँ पे देखी। अब बीच वाली पोजीशन रह गई, तो बीच वाली पोजीशन को भी अपन देख लेते हैं। अब आपने इस चार्ज को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। अब देखो ये 9e वाला चार्ज इस क्यू चार्ज पे क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। किस तरफ? इस तरफ लगाएगा। इस तरफ रिपल करेगा इसको ऐसे। ये मैंने F1 मान लिया। वैसे ही ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि ये क्यू पॉजिटिव है और 4e भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इस तरफ इसको रिपल करेगा ऐसे। इस तरफ रिपल करेगा। कितना करेगा? F2 करेगा। मान लिया एक बार। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला चार्ज क्या रह सकता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकता है। ये वाला चार्ज यहाँ पे क्या रह सकता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकता है, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई? एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसलिए ये वाला चार्ज इन दो चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगा?
इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अब क्या ये सेंटर में होगा, क्या ये इसके पास में होगा, क्या ये इसके पास में होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो चार्ज बहुत छोटा होता है, 2 पॉइंट चार्ज में से जो चार्ज छोटा होगा उस चार्ज के पास में थर्ड चार्ज जाएगा। याद करो कि जो चार्ज छोटा होगा, जो चार्ज छोटा होगा, जिस चार्ज का अमाउंट छोटा होगा वहीं पर थर्ड चार्ज को रखना है, वहीं पर थर्ड चार्ज को रखना है ताकि वो कौन सी स्टेट में हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए। कैसे? क्योंकि आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। कूलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा है कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 Q2 के। अब क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। मतलब जो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये तो मतलब हुआ। Q1 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, Q2 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। अब Q1 ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, Q2 कम होगा तो फोर्स कम होगा, ये मतलब होता है इसका। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वह चार्ज ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है। अब इसमें आप देखो 4E चार्ज बड़ा है कि 9E चार्ज बड़ा है? ऑब्वियसली बात है कि 9E चार्ज बड़ा है। मैग्नीट्यूड देखना अपन को, तो यहाँ पर 9E चार्ज बड़ा है 4E चार्ज से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये कम फोर्स लगाएगा। तो याद रखना हमेशा थर्ड चार्ज को अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में रखना होगा, लेकिन बीच में कहाँ, छोटे चार्ज वाले के पास में। किसके पास में? छोटे चार्ज वाले के पास में आपको रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अपन स्मॉल q चार्ज को क्या करेंगे, 4E चार्ज के पास में रखेंगे। याद करना आपको 4E चार्ज के पास में रखना है, मतलब यहाँ पे इसके पास में रखना आपको, ये स्मॉल q चार्ज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको आप सेंटर पे नहीं रख सकते। अब इसका रीज़न क्या है, इस चार्ज का अमाउंट छोटा है इसलिए ये कम फोर्स अप्लाई करेगा, इस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा। अब जैसे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे 10 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक बाउंड्री है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पार आपको एक बॉल फेंकनी है, ठीक है। अब एक है ज़्यादा ताकतवर आदमी और एक है कम ताकतवर आदमी, एकदम दुबला आदमी, ठीक है। ताकतवर आदमी 10 मीटर की डिस्टेंस से जब बॉल फेंकेगा तो शायद उसकी बॉल बाउंड्री को पार कर जाए, लेकिन अगर दुर्बल जो आदमी होगा, जो कमज़ोर आदमी होगा, उसको वहीं खड़ा करके अगर बॉल फेंकने को कहे तो शायद उसकी बॉल बाउंड्री के पार नहीं जा सकेगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन चाहते हैं कि उसकी बॉल भी बाउंड्री के पार चली जाए, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये कर सकते हैं कि जो दुबला आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, उसको अपन क्या करें, कुछ आगे लेके चले जाए। मतलब 10 मीटर की डिस्टेंस पे जो ताकतवर आदमी था उसने तो बॉल फेंक दी और उसकी बॉल बाउंड्री के पार चली गई, लेकिन दुबले आदमी की नहीं जा सकती, कमज़ोर आदमी की नहीं जा सकती। तो अपन क्या करते हैं, उस कमज़ोर आदमी को, उस दुबले आदमी को अपन बाउंड्री के पास लेके जाते हैं। अब जब उसको अपन बॉल फेंकने को कहेंगे तो शायद उसकी बॉल बाउंड्री के पार चली जाए। तो इसका मतलब अपन ने क्या किया, उसकी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है। उसकी पोजीशन को अपन ने क्या किया है, चेंज किया है। तो इसकी पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है कि वह दुबला आदमी, जो कमज़ोर आदमी है, वह कम डिस्टेंस पर बॉल को बाउंड्री के पार फेंक सकता है, और ताकतवर आदमी डिस्टेंस ज़्यादा हो तब भी वो अपनी बॉल को फेंक सकता है। वैसे ही ये वाला जो चार्ज है ये इसके कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर है, तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन कम डिस्टेंस पे करेगा। क्या करेगा, कम डिस्टेंस पे करेगा। जबकि 9E चार्ज 4E चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ताकतवर है, तो इसका फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस पर भी लग जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस पर भी इसका फोर्स काम कर जाएगा। जबकि इसका फोर्स कम डिस्टेंस पर ही काम करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत छोटा है। तो इसका जो फोर्स लगेगा
वो कम डिस्टेंस पर ही लग पाएगा, जबकि इस वाले का ज़्यादा डिस्टेंस पर भी लग जाएगा। तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस थर्ड चार्ज को कमज़ोर वाले चार्ज के पास में रख देंगे और इस थर्ड चार्ज को जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है उससे थोड़ा दूर रख देंगे, ताकि ये क्या रह जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रह जाए, ताकि इसका फोर्स भी इसके ऊपर लग जाए और इसका फोर्स भी इसके ऊपर लग जाए। ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा दे और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा दे। तो अपन को याद रखना है कि हमेशा जो छोटा चार्ज होता है, जो कमजोर चार्ज होता है, वहीं पर उसके पास में रखा जाता है थर्ड चार्ज को, ताकि वो कौन सी स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। अब आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को शो कर सकते हो। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसे इस तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा इसको F1, और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर F2। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, इस थर्ड चार्ज को सेंटर में आप कब रख सकते थे, जब दोनों चार्ज का अमाउंट क्या हो, सेम हो। अगर ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, तब आप थर्ड चार्ज को क्या रख सकते थे, सेंटर में रख सकते थे, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों चार्ज ताकतवर है। इसका मतलब दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर बराबर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो छोटा चार्ज कम डिस्टेंस पर अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, जबकि बड़ा चार्ज लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इसको मैंने क्या किया, ज़्यादा दूर रख दिया इस वाले चार्ज से और इसको इस वाले चार्ज के पास में रख दिया, ताकि इसका फोर्स भी लग जाए और इस वाले का फोर्स तो लग रहा ही है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अपना फोर्स अप्लाई कर देगा, जबकि ये वाला चार्ज इसको कम डिस्टेंस पर फोर्स अप्लाई कर देगा, जिससे थर्ड चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कब हो सकता है, जब दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अपन इक्वल कर देंगे, तो अपन लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट किसके लिए, ऑफ थर्ड चार्ज, स्मॉल q। ठीक है, तो क्या होगा, जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। ये मोड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब F1, ये रहा F1, ये F1 कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज। ठीक है, ये F1 कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज, और F2 कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज। ठीक है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। इसको अगर अपन कितना माने, इसको अपन x माने, कितना माने इसको अपन, x, और ये आपको बड़ी मिलेगी हमेशा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो इसको आप x मानोगे, तो ये कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक, r माइनस एक्स हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। ये x है तो कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। अब देख पा रहे हो 9e और स्मॉल q चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1 कितना हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आप, फोर्स बिटवीन 9e एंड स्मॉल q चार्ज, इट इज गिवन बाई F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा K Q1 कितना है 9e, Q2 कितना है स्मॉल q, अपॉन r स्क्वायर कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से आप क्या निकाल लोगे, F2 निकाल लोगे। F2 कितना आएगा, K Q1 कितना है 4e, Q2 कितना है स्मॉल q। अब ये क्या है, 4e और स्मॉल q चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, अपॉन डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। तो इसको आप अपनी कॉपी में राइट करें। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे।
क्योंकि अपन को इक्विलिब्रियम स्टेट लेके आनी है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, K9e इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 4e इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, E से E कैंसिल, तो क्या बचेगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर। वैसे इसको आप क्या लिख सकते हो 2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ रूट ले सकते हो। दोनों तरफ क्या ले सकते हो आप, रूट दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। मतलब 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस पर रूट लगा दिया। 2 अपॉन आर माइनस एक्स का जो स्क्वायर है इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, अब रूट लगाने के बाद में क्या होगा, जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। रूट लगाने के बाद में क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन आर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 3r माइनस 3x इज इक्वल टू कितना होगा 2x होगा। 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, या इसको ऐसे कर लो 2x प्लस 3x हो जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू r, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 इंटू r। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे वापस बनाया अगर अपन डायग्राम, जैसे 9e था, यहाँ पे e था और स्मॉल q यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, ये x डिस्टेंस है और ये है r माइनस एक्स। ठीक है, ये कितनी है r माइनस एक्स है। तो x डिस्टेंस कितनी आई 3 अपॉन 5 इंटू आर आई। तो r माइनस एक्स कितना होगा चेक कर लेंगे अपन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 अपॉन 5 इंटू आर, 3 अपॉन 5 इंटू आर डिस्टेंस कहाँ से 9e से रखना पड़ेगा स्मॉल क्यू चार्ज को। ठीक है, या फिर r माइनस एक्स कितना आएगा, तो r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन 5 इंटू आर आई। तो कितना हो जाएगा 5r माइनस 3r अपॉन 5, तो हो जाएगा 2r अपॉन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r अपॉन 5। तो ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा ये है, ये कम है। ये कितना है, ये कितना है 0.2r है, जबकि ये कितना है 0.6r है। तो ये डिस्टेंस आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी, जबकि ये वाली डिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आपको पूछा है कि कहाँ रखे स्मॉल क्यू चार्ज को, तो इतनी डिस्टेंस पे आपको ये वाला चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कौन से चार्ज से है, 9e चार्ज से। कहाँ से है, 9e चार्ज से। इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस पर अगर आप रखोगे 9e चार्ज से, इस डिस्टेंस पर अगर आप स्मॉल क्यू चार्ज को रखोगे तो ये कौन सी स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये तो आपको पूछा है। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अपन और प्रैक्टिस करेंगे, कल और क्वेश्चंस लेंगे कुलाम्स लॉ पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। थैंक यू।